उस आदमी ने उस लड़की को कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और मैं ये बात समझ गया हूँ कि तुम्हें अपने दांत पसंद नहीं है ना? इस पर उस लड़की को बहुत शर्म आई, पर वो आदमी बोलता रहा। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे दांत होना कोई क्राइम है? तो लेट्स बिगिन द वीडियो। लिव इन डेटाइट कंपार्टमेंट्स। एक दिन सर विलियम ऑस्लर, जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड में फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबको लगता है कि मेरे जैसे इंसान का ब्रेन कोई स्पेशल क्वालिटी का है, पर ये सच नहीं है। तो फिर उनके सक्सेस का राज क्या था? उन्होंने बताया कि वो अपनी लाइफ को एक डे टाइट कंपार्टमेंट में जीते हैं, हर दिन को एक अलग दिन की तरह। उन्होंने आगे एक कहानी बताई। एक बार जब वो अटलांटिक क्रॉस कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि शिप का कैप्टन एक बटन दबाता था और शिप की मशीनरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर अपना काम करने लगती थी। तो अगर किसी मशीनरी में पानी चला जाए तो जरूरी नहीं था कि वो दूसरी मशीनरी को भी इफेक्ट करे। देखा जाए तो शिप इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, उसका ऐसा फंक्शन करना जरूरी भी है। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि तुम सब एक शिप से भी ज्यादा बड़े टेक्नोलॉजिकल मार्वल हो और तुमने अपनी लाइफ में ज्यादा बड़े सफर तय करने हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी को इसी तरह जियो। यही एक तरीका है तुम्हारा सफर अच्छा करने का। ब्रिज पर जाओ और देखो, तुम्हारी मेन मशीनरी काम कर रही है। अब एक बटन दबाओ और पास्ट को शट डाउन कर दो। अब एक और चीज को बंद कर दो, जो कि है तुम्हारा फ्यूचर। अब तुम सेफ हो। हाँ, आज के लिए सेफ। द लोड ऑफ टुमारो एडेड टू येस्टरडे कैरिड टुडे मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉल्टर। मतलब अगर हम बीते हुए कल का लोड लेकर चलेंगे और उसमें आने वाले कल की चिंता भी ऐड कर देंगे तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान भी टूट जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्यूचर के लिए केयरलेस हो जाओ, पढ़ाई मत करो या अनहेल्दी खाना खाओ। फ्यूचर को प्लान करना जरूरी है और इसका बेस्ट पॉसिबल वे यही होता है कि आप आज के दिन अपना बेस्ट दें। कीप योरसेल्फ बिजी। मैरियन जे डगलस ऑथर डेल कार्नेगी की क्लास के एक स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी 5 साल की बेटी को खो दिया था। उस सदमे से निकलना उनके और उनकी वाइफ के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर 10 महीने बाद उनकी एक और बेटी हुई। उन्हें लगा कि अब वो अपने दुख से उभर पाएंगे, पर उसके पैदा होने के 5 दिन बाद ही किसी वजह से उसकी भी डेथ हो गई। मैरियन डिप्रेशन में चले गए थे। वो ना खा पाते थे, न रात को सो पाते थे। उन्हें ऐसे लगा था कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो डॉक्टर्स के पास गए। किसी ने उन्हें नींद की गोलियां दी तो किसी ने बाहर घूमने जाने की सलाह। उन्होंने ये सब किया, पर उनकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक और बच्चा भी था। एक दिन उसने कहा, क्या आप मेरे साथ बोट बनाओगे? मैरियन ने ऑथर को बताया कि उन्हें उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं था, पर उनके बेटे की जिद के आगे उनको बोट बनानी पड़ी। उस बोट को बनाने में 3 घंटे लग गए और जब वो बोट बन गई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इतने महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ वक्त के लिए वो अपने दुख के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच पा रहे थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाएंगे कि उनके ब्रेन में स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। उन्होंने घर के पेंडिंग कामों की लिस्ट बना ली और फिर एक एक करके उन्हें करना शुरू किया। कहीं कोई नल लीक कर रहा था, कहीं सीढ़ियों को मरम्मत की जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ को और कामों से भी भर लिया। वह हफ्ते में 2 बार एडल्ट एजुकेशन क्लासेस जाते थे और अपने टाउन की सिविक एक्टिविटीज में ध्यान देने लगे। उनका दिन बहुत बिजी रहता था। वो रेड क्रॉस के लिए फंड भी इकट्ठा करते थे, बहुत सी मीटिंग करते थे और इस तरह वो अपनी तकलीफ से लड़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड। अगली स्टोरी है जैक डेम्सी की, जो कि एक प्रोमिनेंट अमेरिकन बॉक्सर थे। एक बार जब डेल कार्नेगी उनके साथ थैंक्सगिविंग डिनर कर रहे थे तो जैक ने उन्हें बताया, जब वो बॉक्सर टनी से हार गए थे उनकी ईगो को बहुत बड़ा झटका लगा था। उन्होंने कहा कि फाइट के बीच में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बूढ़े हो चुके हैं और जब रेफरी ने जीन टनी का हाथ उठाया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। 1 साल बाद उन्होंने फिर से टनी से लड़ाई की, पर उनका पीक टाइम खत्म हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस थी, या तो वो ये सोचकर उदासी में चले जाते
या फिर इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ को एक नया पर्पस दिया। वो था उनका रेस्टोरेंट। वो अपने उस काम में इतना बिजी हो गए कि ना तो उनके पास टाइम था, ना ही एनर्जी गुजरा हुआ वक्त याद करने के लिए। पर ऐसा नहीं था कि वो अपने बॉक्सिंग के पैशन को भूल गए थे। उन्होंने उसे भी अपने साथ रखा था। वो बॉक्सिंग एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते थे, इसके साथ साथ प्राइज फाइट्स भी प्रमोट करते थे। उन्होंने ऑथर को बताया कि तुम्हें पता है, मैं इन 10 सालों में अपने चैंपियनशिप के दिनों से भी ज़्यादा खुश रहा हूँ। एक्सेप्ट हु यू आर। एक लड़की थी जो सिंगर बनना चाहती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो गाती तो अच्छा है, पर उसके आगे के 2 दांत बहुत बड़े हैं। जब उसने पहली बार न्यू जर्सी के एक क्लब में गाना गाया, तब वो अपने लिप्स को अजीब तरह से आगे कर गाना गा रही थी ताकि किसी को उसके दांत ना दिखें। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। पर वहाँ ऑडियंस में एक आदमी था जिसको ये बात समझ आ गई थी। उस आदमी ने उस लड़की को कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और मैं ये बात समझ गया हूँ कि तुम्हें अपने दांत पसंद नहीं है ना? इस पर उस लड़की को बहुत शर्म आई, पर वो आदमी बोलता रहा। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे दांत होना कोई क्राइम है? नहीं, ये कोई क्राइम तो नहीं है, तो इनको छुपाओ मत, अपना मुंह पूरा खोल कर गाना गाओ। और जब ऑडियंस ये देखेगी कि तुम अपने नेचुरल सेल्फ में कितनी कॉन्फिडेंट हो, वो तुम्हें और ज्यादा पसंद करेंगे। और क्या पता, जिन दांतों को तुम छुपा रही हो वही तुम्हारी सक्सेस का कारण बन जाए। उस लड़की ने उस एडवाइस को मान लिया। अब वो जब भी गाती थी अपने दांत छुपाने की कोशिश नहीं करती थी और इस वजह से अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से एंजॉय करती थी। वो लड़की थी कैस टेली, जो कि आगे चल के अमेरिका के एक प्रोमिनेंट रेडियो और टेलीविजन स्टार बनी। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। याद रहे, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स, कीप योरसेल्फ बिजी, एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड, एक्सेप्ट हु यू आर। ये सारी बातें मैं लाई हूँ बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है स्वाति और मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नई बुक के इनसाइट्स के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग।